Hello friends, welcome to Perfection IS. My name is Dhanisha Beniwal and this is our 6th lecture in the Current Affairs Revision series for the section Environment and Ecology. First news देख लेते हैं. पहली न्यूज रिलेटेड है इंटरनेशनल मिलेट ईयर से. बेसिकली यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल मिलेट ईयर डिक्लेयर किया है. किसको? 2023 को. 2023 क्या है? इंटरनेशनल मिलेट ईयर है. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मिलेट न्यूज में रहे. सो बेसिकली मिलेट्स क्या है? एक लार्ज फैमिली है ऑफ स्मॉल ग्रेन्स की. यानी कि ये आप अगर पिक्चर में आप देखें तो सबसे जो कॉमनली मिलने वाले मिलेट्स हैं जिन्हें हम सब जानते हैं उसमें है हॉर्स ग्राम, बार्ले, रागी एंड वरागू, काम्बू एंड कुथारिसी, चोलम, समाइल. तो ये सब क्या है? ये क्या है? मिलेट है. तो मिलेट क्या है? बेसिकली एक तरीके की ग्रास होती है और इनमें क्या होते हैं? बीज होते हैं. जैसे अगर आपने बार्ले देखा होगा, बाजरा अगर आपने देखा होगा, तो इस तरीके की ग्रास होती है और इसके ऊपर सीड्स लोकेटेड होते हैं. इसी को बोलते हैं मिलेट्स. तो डिफरेंट रीजन्स हैं ऑफ इंडिया में जहां पर डिफरेंट वैरायटी ऑफ मिलेट्स क्या है? ग्रो किए जाते हैं. न्यूट्री सीरियल्स हैं कुछ एंड ह्यूमन हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूट करते हैं. न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी रिच होते हैं. इनमें प्रोटीन, फाइबर, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा होती है कार्बोहाइड्रेट की. उसके पास 15 to 20% फाइबर प्रेजेंट होता है, 7 to 12% प्रोटीन एंड 2 to 5% क्या है? फैट प्रेजेंट होता है. सो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट की बात करें तो 2021 में यूनाइटेड नेशन में इंडिया ने एंडोर्स किया था कि 2023 को जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट अनाउंस किया जाए ताकि फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन में मिलेट के रोल को क्या है? प्रमोट किया जा सके और वर्ल्ड वाइड एक्सपैंड किया जा सके. किसको? प्रोडक्शन, इंप्रूविंग प्रोसेसिंग, क्रॉप रोटेशन, ताकि और इन्वॉल्विंग व्हाट? मिलेट्स एज अ की फूड सोर्स एंड सपोर्टिंग मिलेट रिसर्च. क्लियर? Now let us move on to the next news जो कि रिलेटेड है किससे? साइट से. सो बेसिकली साइट्स की 19th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को जो है पनामा में हेल्ड किया गया, यानी कि पनामा में ऑर्गेनाइज किया गया. साइट्स है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना. सो बेसिकली जो साइट्स का कोप है इसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस के नाम से भी रेफर किया जाता है. सो साइट्स में बहुत सारे प्रोटेक्टेड स्पीसीज हैं जैसे शार्क्स है, रेज है, ट्रीज, एम्फीबियंस, टॉर्टोइज एंड टर्टल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इन सभी को क्या है? प्रोटेक्शन ग्रांट की जाती है साइट्स में. और इन सभी को जैसे कि सी क्यूकम्बर है, उन सभी को कन्वेंशन के अपेंडिक्स 2 में इंक्लूड किया गया है. सो जो साइट्स है एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट है ताकि वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना यानी कि वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स को इंटरनेशनल कॉमर्स से क्या है? प्रोटेक्ट किया जा सके. यानी कि बेसिकली इलीगल ट्रेड जो है किसी भी वाइल्ड स्पीसीज वेदर इट इज प्लांट और एनिमल्स, उसके किसी भी पार्ट में अगर उसके किसी भी पार्ट का इलीगल ट्रेड होता है तो उस इलीगल ट्रेड को क्या है? प्रिवेंट करना है. 1963 की जो IUCN की समिट हुई थी वहां पे ये साइट्स का डिसीजन जो है ड्राफ्ट किया गया था और 1973 में वॉशिंगटन में इस कन्वेंशन का जो टेक्स्ट है फाइनल इसको ड्राफ्ट किया गया एंड विद इफेक्ट फ्रॉम 1975. यानी कि ट्रीटी की जो ये जो कन्वेंशन है उसकी शुरुआत हो गई थी 1963 में. उसके बाद 1973 में कन्वेंशन हुई और 1975 में इस ट्रीटी को क्या है? लागू कर दिया गया. इसका जो जेनेवा है वो सेक्रेटेरिएट जो है, साइट का सेक्रेटेरिएट जो है वो जेनेवा में है, विच इज इन स्विट्जरलैंड. और इंडिया भी जो 184 कन्वेंशन की जो पार्टीज हैं उनमें से एक इंडिया भी है. क्लियर? नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट. सो तमिलनाडु की जो पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है मदुराई डिस्ट्रिक्ट में जो अरिटापट्टी एंड मीनाक्षीपुरम विलेजेस हैं उनको क्या डिक्लेयर किया गया है? बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट. सो सबसे पहले हम जान लेते हैं अरिटापट्टी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के बारे में. यहाँ पर लार्गर फैल्कन्स, शाहीन फैल्कन्स एंड बोनेलीज ईगल जो है मिलते हैं. पाइथन, सिलेंडर लॉरिस एंड इंडियन पैंगोलिन्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं.
16th सेंचुरी के जो पांड्यान मोनार्क्स थे, हम जानते हैं कि पांड्या डायनेस्टी थी जो कि तमिलनाडु के एरिया में जो है रूल किया करती थी और इनकी कैपिटल होती थी मदुरई। क्लियर। सो पांड्यान्स में क्या है, एक अनाईकोंडन टैंक जो है बनाया गया था और इसके आसपास ये जो अरिट्टापट्टी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, यानी कि यहाँ पे ना केवल बायोडाइवर्सिटी है बल्कि एक हेरिटेज साइट भी होती है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे मेगालिथिक बिल्डिंग मिलती है। तो मेगालिथिक बेसिकली क्या है, एक ब्यूरियल टाइप के मोल्ड होते हैं। जो ब्यूरियल मोल्ड्स होते हैं वो रॉक कट टेम्पल्स होते हैं, तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस होते हैं और जैन बैग्स भी यहाँ पर क्या है देखने को मिले हैं। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट की बात करें तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ द ईयर 2002 में उसका सेक्शन 37 जो है ये ग्रांट करता है बायो हेरिटेज साइट की डिक्लेरेशन बाय द स्टेट, यानी कि कोई भी अगर जो स्टेट है इन कंसल्टेशन विद द लोकल बॉडीज जो है इस साइट को डिक्लेयर कर सकती है और स्टेट ही इस साइट के मॉनिटरिंग एंड सर्वेलांस के लिए रूल्स को भी क्या कर सकती है, फ्रेम कर सकती है। क्लियर। रूल्स को भी क्या कर सकती है, फ्रेम कर सकती है। क्लियर। तो ये है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। बेसिकली ये वो साइट होती है जहां पे स्पीसीज की क्या होती है, रिचनेस होती है, यानी कि नंबर ऑफ स्पीसीज एज वेल एज द वेराइटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज ज्यादा होती है। कुछ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी यहाँ पर मौजूद होती है, चाहे वो स्पीसीज से रिलेटेड हो या फिर वो उस पर्टिकुलर साइट से रिलेटेड हो। जैसे अरिट्टापट्टी की जो साइट है तमिलनाडु में, उसका एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है, इसलिए उसको हेरिटेज साइट भी कहा गया है क्योंकि ये रीजन बायोडाइवर्सिटिकली रिच होते हैं। इस वजह से इनको ऑफिशियल गैजेट में एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट क्या डिक्लेयर किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल कार्बन बजट की। 2001 में शुरू हुआ ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, उसकी रिपोर्ट होती है एनुअल रिपोर्ट, उसे कहते हैं ग्लोबल कार्बन बजट। बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो CO2 है, उसके इमिशन का जो एक एनालिसिस है, उसके इमिशन का जो एक बजट है, वो इस कार्बन प्रोजेक्ट जो है कार्बन ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, उसके अंडर इसको एनालाइज किया जाता है। बेसिकली जो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट है काफी सारी बॉडीज का एक कोऑपरेशन है, जिसमें सबसे पहली है इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम, दूसरी है इंटरनेशनल ह्यूमन डायमेंशंस प्रोग्राम ऑन ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज, वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम एंड डाइवर्सिटाइज क्या है, ये सभी मिलकर के इन सभी ग्रुप ने क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस ने कोऑपरेट किया और 2001 में ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट को जो है स्टार्ट किया और जिसने रिपोर्ट पब्लिश करता है ग्लोबल कार्बन बजट। 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से जो है बेसिकली ये क्या करते हैं, कार्बन साइकिल को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन देते हैं। प्री इंडस्ट्रियल लेवल के हिसाब से कार्बन की जो मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है अभी एटमॉस्फेयर में, वो लगभग 51% से भी ज्यादा हो गई है। ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो 417.2 पार्ट्स पर मिलियन तक क्या है पहुंच चुका है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को प्रोजेक्ट किया जाए तो चाइना और EU में वो कम हुआ है, मगर इंडिया और US में क्या है वो इंक्रीज हुआ है। इंडिया में 6% इंक्रीज हुआ है और बाकी सारे रेस्ट ऑफ द ग्लोब में भी इंक्रीज हुआ है, सिवाय चाइना और EU के, यानी कि यूरोपियन यूनियन के। Now let us talk about the यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन CBD 15। अभी मॉन्ट्रियल कनाडा में CBD की 15th मीटिंग हुई है। इसमें चाइना और कनाडा क्या थे, को होस्ट है। कनाडा तो होस्ट कर रहा है और इसके चेयर किसने किया था, चाइना ने। इस मीटिंग को 2 फेजेस में कंडक्ट किया गया। सबसे पहली मीटिंग जो है वर्चुअली कंडक्ट हुई थी 2021 अक्टूबर में, जो कि है कुनमिंग चाइना, इसीलिए इसको कहा गया है मॉन्ट्रियल कुनमिंग जो पैक्ट है वो यहीं से निकल के आया है। और एक रिसेंटली जो मीटिंग कंडक्ट हुई है वो है मॉन्ट्रियल कनाडा में। COP 15 जो है वो एम करता है कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है 2020 का जो आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स जापान में डिसाइड हुए थे उनको रिप्लेस कर दिया जाए, यानी कि COP 15 से जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क यानी कि GBF का डॉक्यूमेंट रिलीज होगा वो रिप्लेस करेगा 2020 में जापान आईची में डिस्कस किए आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स, जो कि 20 टारगेट्स है जिन्हें हमें अचीव करना था। राइट। जो GBF का डॉक्यूमेंट है वो नॉन लीगली बाइंडिंग होगा, यानी कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं होगा। अब
बात कर लेते हैं मेजर कोप 15 रिजल्ट, यानी कि मेजर आउटकम्स जो कि कोप 15 से रिलीज हुए हैं। उसमें सबसे पहला है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जो कि बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एंड इंडिजिनस राइट्स की बात करता है। ये फ्रेमवर्क जो है इसमें 4 2050 के ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड जो कि 2050 से रिलेटेड है, 2050 विजन फॉर बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। 23 ऐसे अर्जेंट ग्लोबल टारगेट्स हैं जिनको 2030 तक हमें अचीव करना है, यानी कि कुछ टारगेट्स हैं जिनको 2050 तक अचीव करना है, यानी कि कुछ ऐसे टारगेट्स हैं जिनको 2050 तक अचीव करना है और कुछ ऐसे टारगेट्स हैं जिनको 2030 तक जो है अचीव करना है। एक एसेसिबल जीबीएफ का फंड भी जो है बनाया जाएगा अंडर द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ये 1992 में जो रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुई थी, ये वहां से आउटकम निकल के आया था। तो इसी के अंडर जो है एक स्पेशल ट्रस्ट फंड बनाया जाएगा 2023 में, जो कि इस ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को 2030 तक क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। सभी तरीकों से फंडिंग को जो है जुटाया जाएगा, यानी कि सभी टाइप की फंडिंग को एक्सेप्ट किया जा सकता है, जाके चाहे वो ऑफिशियल डेवलपमेंट एड है, इक्विटेबल गवर्निंग बॉडी है, ताकि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के एम्स को क्या है, अचीव किया जा सके। कुछ और भी प्रोविजंस हैं जो कि रिलेटेड है, उसमें सबसे पहला तो यह है कि इफेक्टिव प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग की जाएगी इन सभी इंडिकेटर्स जो कि फ्रेमवर्क को अचीव करने के लिए यूज किए जाएंगे, जिसमें कुछ नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजीज एंड एक्शन प्लान्स भी जो है इंक्लूडेड है। कुछ नेशनल रिपोर्ट्स होंगी, ग्लोबल रिव्यू ऑफ कलेक्टिव प्रोग्रेस एंड वॉलंटरी पीयर रिव्यू भी शामिल होंगे। 2000 बाय कोप 16 यानी कि जो कि टर्की 2024 में होगा, उसमें रिवाइज एंड अपडेटेड एनबीएस यानी कि जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजीज एंड एक्शन प्लान्स हैं, उन सभी को जो है रिवाइज किया जाएगा, यानी कि अपडेटेड नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजीज एंड एक्शन प्लान्स को अपडेट किया जाएगा टर्की में होने वाले कोप 16 में। 2026 और 2029 में जो पार्टीज हैं उनको उन सभी को अपने अप्रूव्ड हेडलाइन इंडिकेटर्स पर एक नेशनल रिपोर्ट भी प्रोड्यूस करनी होगी। ये भी डिसाइड हुआ कुनमिंग मॉन्ट्रियल कन्वेंशन ऑफ पार्टीज के दौरान। मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ बेनिफिट शेयरिंग फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेज एंड डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन को भी इसमें क्या है, इंक्लूड किया गया, यानी कि जेनेटिक रिसोर्सेज से जो भी बेनिफिट्स आते हैं उन सभी की क्या हो सकती है, शेयरिंग हो सकती है। तो ये शेयरिंग मैकेनिज्म भी यहाँ पर क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। जेंडर प्लान ऑफ एक्शन को भी इसमें प्रमोट किया जाएगा, जिससे जो जीबीएफ है वो जेंडर रिस्पॉन्सिव होगा, यानी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो जेंडर इनइक्वालिटी क्रिएट होती है उसको भी क्या है, इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, The next topic is about the Phan-Gui Park. Basically ये जो Phan-Gui नेशनल पार्क है, इसने आफ्टर 25 ईयर्स यानी कि 25 साल के बाद जो माउंट विक्टोरिया बैबेक्स एक बर्ड होता है उसको स्पॉट किया है। तो फांगुई नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये मिजोरम में है। इसका जो नाम है, मिजोरम की सबसे ऊंची जो पहाड़ी है, टॉलेस्ट पीक है फांगुई, उसके नाम से जो है ये आता है। तो फांगुई इस नेशनल पार्क का नाम है। जो मीजो या फिर जिनको लुशाई हिल्स भी कहा जाता है, जो कि अराकन माउंटेन रेंज का एक पार्ट है नियर इंडो म्यांमार बॉर्डर, वहां पर ये नेशनल पार्क सिचुएटेड है। अगर आप ये मिजोरम की लोकेशन देखें तो इधर म्यांमार है और यहाँ से असम की इधर के लेकर के क्या है, अराकन माउंटेन्स है, जो कि फिर सबमर्ज हो जाती हैं बे ऑफ बंगाल में, इंडियन ओशन में, और फिर उसके बाद एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड क्या है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी अराकन माउंटेन्स हैं, राइट, एक्सटेंशन है अराकन माउंटेन्स ईस्टर्न हिमालयाज का। इन्हीं अराकन माउंटेन्स के आसपास क्या है, मिजोरम में फांगुई नेशनल पार्क है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं माउंट विक्टोरिया बैबेक्स बर्ड की। बेसिकली ये 9th रेयरेस्ट बर्ड है इंडिया में। ऐसी 20 रेयरेस्ट बर्ड इंडिया में मिलती है, उनमें से 9th रेयरेस्ट बर्ड क्या है, बैबेक्स बर्ड है। सिंगिंग बर्ड है बेसिकली, और इसका नाम जो है म्यांमार की जो टॉलेस्ट पीक है चिन स्टेट में म्यांमार की, माउंट विक्टोरिया, वहां से इसका नाम जो है आता है। स्पीसीज जो है अराकन माउंटेन्स यानी कि म्यांमार और मिजोरम, जो म्यांमार में वेस्टर्न अराकन माउंटेन्स हैं विच बॉर्डर्स द मिजोरम, वहीं पर स्पीसीज को क्या है, स्पॉट किया जा सकता है। और जो चिन हिल्स की रैन बैबलर है उसको एक्सक्लूसिवली मिजोरम हिल्स यानी कि लुशाई हिल्स और म्यांमार की
चिन हिल्स में क्या है देखा जा सकता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड विद द इको सिटी अवार्ड। सो हैदराबाद ने अर्न किया है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड फॉर द ईयर 2022 और लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ अवार्ड जेजू साउथ कोरिया। तो ये दो अवार्ड जो है हैदराबाद की सिटी जो कि तेलंगाना में है उसको ये दो अवार्ड क्या है प्रेजेंट किए गए हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस बॉडी के बारे में। AIPH यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स क्रिएटेड द ग्रीन सिटी अवार्ड। बेसिकली इस अवार्ड का पर्पस क्या है, जो लोकल अथॉरिटीज हैं जो कि वाइल्ड लाइफ और प्लांट को इन अर्बन कॉन्टेक्स्ट प्रमोट कर रही है, उन्हीं लोकल अथॉरिटीज के एफर्ट्स को ऑनर करना क्या है इस प्राइज का ऑब्जेक्टिव है। क्लियर, इस प्राइज का क्या है ऑब्जेक्टिव है, उन्हीं लोकल अथॉरिटीज के एफर्ट्स को ऑनर करना। बेसिकली जो अवार्ड है वो वर्ल्ड वाइड यानी कि वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे प्लांट्स के रोल इन सॉल्विंग द म्यूनिसिपल चैलेंज, उसके लिए क्या है अवेयरनेस क्रिएट करना कि किस तरीके से जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सभी को क्या है प्लांटेशन की हेल्प से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे ये पिछले लेक्चर्स में हमने मियावाकी टेक्निक के बारे में पढ़ा, तो सिटी गवर्निंग और प्लानिंग में जो है एक स्ट्रैटेजिक चेंज लाने की जरूरत है जिसमें प्लांट के रोल को क्या है एज अ की रोल रिकॉग्नाइज किया जा सके। ना हैदराबाद को ये अवार्ड क्यों दिया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि अगर हैदराबाद को ये अवार्ड मिला है तो क्यों मिला है। तो सबसे पहले हैदराबाद ने जो है एक ट्री प्लांटिंग एफर्ट है उसको शुरू किया गया था जिसका नाम था तेलंगाना को। ये एक मैसिव ड्राइव थी जो कि हैदराबाद में शुरू की गई थी। फिर उसके बाद दूसरा एक इनिशिएटिव था जिसमें स्टेट के अंदर जो है ट्री कवर को इंक्रीज करना है बाय 33%। तो उसके लिए एक हरिता हरम करके जो है एक इनिशिएटिव शुरू किया गया था 2015 में। तो उसी की वजह से क्या है ट्री में जो हैदराबाद की सिटी है उसमें जो ट्री की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज की गई है। सिटी को अपने एफर्ट्स के लिए भी अवार्ड किया गया है कि जो अर्बन सराउंडिंग्स हैं उसको इम्प्रूव किया गया है यूजिंग नेचर एंड फ्लोरा, यानी कि पेड़ पौधों की हेल्प से जो है सिटी के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन सराउंडिंग्स को क्या है इम्प्रूव किया गया है। उसके लिए भी हैदराबाद को यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट न्यूज जो हम डिस्कस करेंगे वो रिलेटेड है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से। अब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है, तो बेसिकली दो द्वीप जो लक्षद्वीप के दो बीचेस हैं जिसमें मिनिकॉय तुंडी बीच है एंड कादमात बीच है, दोनों को ही क्या है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। अब भारत के अंदर 12 ऐसे बीच हैं जिनके पास ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है, जिनके नाम मैं पढ़ दूंगी आपको। ये नाम इंपॉर्टेंट है, कुछ 12 ही है तो याद रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की, तो हम चलो बाद में बात कर लेंगे सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में। मगर बीच कौन कौन से हैं, शिवराजपुर गुजरात, घोघला दीयू में, कासरगोड एंड पादुबिद्री कर्नाटका, कापड़ केरला, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन बीच उड़ीसा, राधानगर अंडमान एंड निकोबार, कोवलम बीच हुआ तमिलनाडु में और एडन बीच हुआ पुडुचेरी में। उसके बाद ये 10 बीच हो गए। उसके बाद तुंडी बीच हो गया लक्षद्वीप का, मिनिकॉय तुंडी बीच और कादमात बीच हो गया। बीच काफी खूबसूरत है और अपनी वाइट सैंड के लिए पॉपुलर है और टॉर्कोइज ब्लू लगून वाटर जो है इस बीच में आपको देखने को मिल सकता है। जो क्रूज विजिटर्स हैं जो लक्षद्वीप आइलैंड को विजिट करते हैं वो कादमात बीच को काफी पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे काफी सारी वाटर एक्टिविटीज भी होती हैं। पर्ल वाइट बीच है जो कादमात बीच है और टॉर्कोइज लगून वाटर यानी कि टॉर्कोइज कलर का इसका जो वाटर होता है, टेम्परेट टेम्परेचर रहता है और फ्रेंडली रेजिडेंट भी इस बीच को जो है रेजिडेंट फ्रेंडली भी जो है इस बीच को जो है बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में। तो बेसिकली 1985 में फ्रांस में एक प्रोग्राम शुरू हुआ था ताकि बीच को जो है सर्टिफाई किया जा सके ऑन वेरियस पैरामीटर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल वहां पे सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, पानी साफ है और जितनी भी टूरिस्ट हैं उनके लिए अवेलेबल फैसिलिटीज हैं। सो बेसिकली बीच क्या है एक प्रॉपर सस्टेनेबली डेवलप्ड बीच है। सो 1985 में फ्रांस में इसको शुरू किया था।
फिर 2001 में यूरोप के बाहर भी इस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को क्या है देना शुरू कर दिया। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कुछ पैरामीटर्स में मिलता है, जिसमें सबसे पहले शामिल है वाटर की क्वालिटी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल एजुकेशन, सेफ्टी सपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन फ्रेश वाटर एंड मरीन रीजन्स। इको लेबल होता है बीचेस के लिए, मरीनास के लिए, सस्टेनेबल बोटिंग, टूरिस्ट ऑपरेटर्स के लिए। इसको दिया जाता है बाय FEE। कौन देता है इसे देता है FEE। अब ये FEE क्या है, इसका मतलब है फाउंडेशन, FEE का मतलब होता है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। क्लियर, FEE का मतलब है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आई एम सो सॉरी फॉर द कलर। ये एक क्या है, ये एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है। लगभग जो है 48 नेशन में मोर देन 5000 बीचेस एंड मरीनास एंड बोट्स जो है इन सभी को सर्टिफाई किया जा चुका है, और इंडिया में कितने हैं, 12। नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करेंगे हम एमोर फैल्कन से रिलेटेड। सो बेसिकली जो मणिपुर की 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका नाम है तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट एंड सेनापति डिस्ट्रिक्ट, दोनों ही डिस्ट्रिक्ट में जो है हंटिंग एंड किलिंग जो है एंड सेल ऑफ एमोर फैल्कन, उन सभी को क्या है आउटलॉ कर दिया गया, राइट। यानी कि इस पक्षी को अब क्या है प्रोटेक्शन दी गई है। हालांकि वैसे भी एमोर फैल्कन जो है प्रोटेक्टेड है, और नागालैंड में इसके प्रोटेक्शन के लिए एक अलग डिफरेंट टाइप का पीपल्स मूवमेंट शुरू किया गया, जिसमें वहां की इंडिजीनियस कम्युनिटीज ने ही एमोर फैल्कन के प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन की क्या है इनिशिएट किया। सो बेसिकली एमोर फैल्कन एक लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेटरी रैप्टर है। क्या है, रैप्टर है। तो ये चीज यहाँ पर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रैप्टर्स देखो वो बर्ड होते हैं जो उड़ते हुए अपने प्रे को कैच करते हैं, उनको कहते हैं रैप्टर्स। जो बर्ड है वो साउथ ईस्टर्न साइबेरिया एंड नॉर्थ चाइना में क्या है ब्रीड करता है, लेकिन मई और सितंबर का जो इसका टाइम है वो बर्ड यहाँ पर स्पेंड करता है इंडिया में। मणिपुर में अक्टूबर के टाइम लगभग 2 लाख से भी ज्यादा एमोर फैल्कन जो है विजिट करते हैं, और फिर उसके बाद वो साउथ अफ्रीका चले जाते हैं नवंबर, और वहां पर अंटिल अप्रैल तक रहते हैं, और फिर उसके बाद अगेन दे माइग्रेट टू इन द ब्रीडिंग सीजन टू साउथ ईस्टर्न साइबेरिया एंड नॉर्दर्न चाइना। सो बेसिकली माइग्रेटरी बर्ड है और विजिट करता है इंडिया में, क्योंकि सेंट्रल एशियन हाईवे के जो है इसका माइग्रेटरी पाथ है, और फिर इंडिया में रेस्ट करके साउथ अफ्रीका की तरफ जाता है। सो बेसिकली एमोर फैल्कन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्रॉप यील्ड को बढ़ाता है, पैडी को बूस्ट करता है, और क्रॉप के आसपास होने वाले जो भी पेस्ट हैं उन सभी को रिड्यूस करता है। ड्रैगन फ्लाइज ये लोग खाते हैं और माइग्रेट करते हैं अक्रॉस द अरेबियन सी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मणिपुर नागालैंड में विजिट करके वहां पर कुछ टाइम तक स्टे करके फिर साउथ अफ्रीका की तरफ क्या है माइग्रेट कर जाते हैं। तो ऑब्वियसली फिर इनको अरेबियन सी को जो है क्रॉस करना होगा। अगर इनके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN में लीस्ट कंसर्न है, क्योंकि एक माइग्रेटरी बर्ड है, इसलिए CMS यानी कि कन्वेंशन फॉर माइग्रेटरी स्पीसीज के अपेंडिक्स 2 में इनको रखा गया है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 4 में इसको क्या है पोजीशन दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट चेंज, मैप के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। बेसिकली जो 27th पोप समिट हुई है इजिप्ट के शर्म अल शेख में, वहां पे UAE और इंडोनेशिया ने मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट को क्या है क्रिएट किया है, ताकि मैंग्रोव फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन और उसके रीजनरेशन को क्या है इंक्रीज किया जा सके, उसके पेस को बढ़ाया जा सके, यानी कि एक्सपीडिएंट लिखा है ना वर्ड। इसीलिए अब मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली एम करता है कि जो ग्लोबल मैंग्रोव इकोसिस्टम है उसको कंजर्व किया जा सके और क्या किया जा सके, रीस्टोर किया जा सके। मैंग्रोव को एज अ नेचर बेस्ड रिस्पॉन्स टू द क्लाइमेट चेंज रिकॉग्नाइज करना है। इंडोनेशिया एंड UAE दोनों ही इस पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इंडिया भी इसका एक पार्टनर है, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका भी इसके क्या है पार्टनर है। सो ये जो कोऑपरेशन है इंटरनेशनल लेवल पे मैंग्रोव रिसर्च सेंटर भी कंस्ट्रक्ट करेगी इंडोनेशिया में, ताकि मैंग्रोव इकोसिस्टम उसके फंक्शन से रिलेटेड इंक्लूडिंग द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड इको टूरिज्म उसके ऊपर क्या किया जा सके, एक रिसर्च कंडक्ट की जा सके।
सो मैंग्रोव इकोसिस्टम से रिलेटेड हम पहले भी न्यूज़ क्या है डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने मैंग्रोव इकोसिस्टम के बारे में जाना है। तो पिछले लेक्चर्स में आप जब देखेंगे तो उसमें मैंग्रोव्स हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है कि वो किस तरीके के प्लांट होते हैं, कहाँ पे ज़्यादातर मिलते हैं। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से उनका जो एरिया है वो कितना है, और लास्ट असेसमेंट के हिसाब से इंडिया में 17 किलोमीटर स्क्वायर क्या है इंक्रीज देखा गया है। मैंग्रोव्स बेसिकली कोस्टल प्लांट्स एंड ट्रीज होते हैं, ये इन ट्रांजिशन जोन पे मिलते हैं। सॉल्ट वाटर लिविंग प्लांट होते हैं, इस वजह से एक यूनिक फॉरेस्ट ऑन लैंड एंड सी के ट्रांजिशन पे फॉर्म कर देते हैं। टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट से 10 टाइम्स ज्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ये करते हैं, एंड 400 क्विकर लैंड बेस्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट के कंपैरिजन में कार्बन को क्या है स्टोर करते हैं। मैंग्रोव जो हैबिटेट्स हैं लगभग 80% ऑफ द वर्ल्ड फिश एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी को क्या करते हैं सपोर्ट करते हैं। अब इंडियन मैंग्रोव्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो बेसिकली जो साउथ एशियन मैंग्रोव्स है रफली हाफ ऑफ द इंडियन मैंग्रोव्स को कवर कर लेते हैं। सुंदरबंस वर्ल्ड की बिगेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो कि वेस्ट बंगाल में है, एंड द ग्रेटेस्ट मैंग्रोव कवर इन इंडिया। गुजरात, फिर उसके बाद गुजरात आता है, फिर अंडमान एंड निकोबार, यानी कि सबसे पहले वेस्ट बंगाल सुंदरबंस के केसेस में, फिर उसके बाद आता है गुजरात, और फिर उसके बाद आता है अंडमान एंड निकोबार। तो इस तरीके से क्या है मैंग्रोव की कॉन्सेंट्रेशन है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा एंड केरला में भी आपको मैंग्रोव्स क्या है देखने को मिल जाएंगे। Now let us talk about the climate change performance index of the year 2023. तो जो climate performance index है उसे रिलीज किया गया है by German Watch, New Climate Institute, ये रहा जर्मन वॉच, by न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, इन सभी ने कोलैबोरेट किया और CCPI एक इंडेक्स रिलीज किया। बेसिकली EU और 59 कंट्री के क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस को इंडिपेंडेंटली ट्रैक और असेस करने का ये इंडेक्स काम करता है। जो EU है और 59 CCPI 2023 के जो नेशंस हैं वो लगभग 92% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस का इमिशन करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स। इस इंडेक्स के हिसाब से EU और 59 जो नेशंस हैं जिनको असेस किया गया है वो वर्ल्ड का यानी कि ग्लोबल का 92% GHG इमिशन करते हैं। सो अब इस इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। सो बेसिकली कंट्रीज जो है अपने कंट्रीज को रैंक किया जाता है कि कितने सक्सेसफुली उन्होंने इमिशन को रिड्यूस किया है और जो पेरिस एग्रीमेंट के जो टारगेट हैं उनको अचीव किया है। जो स्टडी है वो टॉप 3 स्लॉट्स जो है छोड़ देती है, यानी कि कोई भी नेशन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता कि उसे हायर रैंकिंग दी जाए, इसीलिए टॉप 3 जो स्लॉट है उनको छोड़ दिया जाता है। और डेनमार्क को 4th पोजीशन मिली है विच इज फॉलोड बाय स्वीडन एंड चाइल्ड। ईरान, सऊदी अरेबिया एंड कजाकिस्तान ने काफी खराब परफॉर्मेंस दी है। इंडिया ने 2 पोजीशन गेन कर लिया आउट ऑफ 63 इन CCPI ड्यू टू लोएस्ट इमिशन एंड ग्रोइंग यूसेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि आउट ऑफ 60 राइट। तो 2023 में कितनी रैंकिंग है? 8th रैंकिंग है। क्लियर? Now let us talk about the sloth bear. So basically मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और साथ में क्या है सेंट्रल जू अथॉरिटी सेलिब्रेट कर रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड स्लॉथ बेयर डे का 12 अक्टूबर को। तो इसलिए स्लॉथ बेयर न्यूज में रहा, ये रहा फोटो स्लॉथ बेयर का, आप देख सकते हैं। स्लॉथ बेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? काफी लॉन्ग, शैगी, डार्क ब्राउन, ब्लैक फर होता है। ब्रेस्ट के ऊपर व्हाइट कलर का V या फिर Y शेप का क्या है ब्रेस्ट पैच होता है। अलोन रहते हैं ये ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर नॉक्टर्नल होते हैं। ओमनीवरस होते हैं, यानी कि फल, पत्तियां और फ्लैश पर दोनों पर ही निर्भर कर सकते हैं। लाइफ स्पैन लगभग 40 इयर्स का होता है। नेपाल और इंडिया में इनको एंडेमिक कंसीडर किया है। और स्लॉथ बेयर के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स भी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिए गए हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो स्लॉथ बेयर होते हैं इनको ह्यूमंस क्या कैप्चर करके यूज करते हैं। जैसे स्ट्रीट में आपने देखा होगा कभी बेयर डांस कर रहा है, कभी मंकी होता है, तो उनसे भी स्ट्रीट डांसर्स और जो स्ट्रीट परफॉर्मर्स होते हैं जो एनिमल्स का यूज करते हैं अपने एक्ट में, उनसे भी स्लॉथ बियर को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए और इनिशिएटिव लिए। इसीलिए इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ द ईयर 1972 के शेड्यूल 1 में रखा गया है और IUCN की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरी में है। क्लियर? ये कौन सी कैटेगरी में है? वल्नरेबल कैटेगरी में।
So the next news that we are going to discuss is the कांगेर वाली नेशनल पार्क. इसको कांगेर घाटी नेशनल पार्क भी कहा जाता है. यहाँ पर ये नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है और यहाँ पर पहला इंटरस्टेट बर्ड सर्वे जो है कंप्लीट हुआ है. कांगेर रिवर यहाँ से फ्लो करती है, इसलिए इसको कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहा जाता है. ये छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है. यहाँ पे हिमालयन, नॉर्थ ईस्ट, ईस्टर्न, वेस्टर्न घाट में मिलने वाली स्पीसीज भी आपको देखने को मिल जाएगी. मगर ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो कांगेर घाटी नेशनल पार्क में मिलेगी वो है मालाबार जायंट स्क्विरल, स्पॉटेड डियर, रेसिस मैकाऊ, ग्रे लैंगूर, स्लॉथ पियर्स कैट एंड इंडियन वुल्फ. यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट सबटरेनियन लाइमस्टोन कैवर्न्स अलोंग विद स्टैलेग्माइट्स एंड स्टैलेक्टाइट्स भी देखने को मिलेंगे. तो स्टैलेग्माइट्स एंड स्टैलेक्टाइट्स ज्यादातर लाइमस्टोन कैवर्न्स में देखने को मिलते हैं. अगर स्टैलेग्माइट्स की बात करें तो नीचे से लाइमस्टोन की इस तरीके से जो काफी शार्प स्पाइक्स निकली होती हैं, इनको स्टैलेग्माइट्स बोलते हैं. अगर ये इस तरीके से केव है और ऊपर से नीचे की ओर आते हुए लाइमस्टोन के जो इस तरीके की पीक्स होती हैं उनको कहते हैं स्टैलेक्टाइट्स. तो ये लाइमस्टोन केव्स में आपको दिखेंगी. तो कुटुम्बसार, कैलाश एंड डंडक क्या है, फेमस सबटरेनियन लाइमस्टोन कैवर्न्स हैं. नेशनल पार्क में कांगेर धारा एंड तीरथगढ़ 2 वाटरफॉल्स भी मौजूद हैं और बस्तर हिल मैना जो कि छत्तीसगढ़ की स्टेट बर्ड है वो भी इस कांगेर वैली नेशनल पार्क में देखने को मिल जाएगी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट लायन एट 47 विजन फॉर अमृतकाल. सो बेसिकली लायन के प्रोटेक्शन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लायन जो है, लायन एट 47 विजन फॉर अमृतकाल क्या है, इनिशिएट किया गया. ये जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, लायन एट 47 विजन फॉर अमृतकाल, ये एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट लायन ही इनिशिएट किया गया है ताकि जो एशियाटिक लायंस हैं गिर गुजरात में उनको प्रोटेक्ट किया जा सके एंड इंक्लूसिव बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके अलॉन्ग विद द प्रोटेक्शन ऑफ द लायन. तो बेसिकली प्रोजेक्ट लायन क्या करता है, इंक्लूसिव बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन. क्लियर? सो कुछ लियोनाइन फैक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं. सबसे पहले तो ये आप देखिए अफ्रीकन लायन ये है और ये है एशियाटिक लायन. तो थोड़ा लाइट कलर का होता है और जो इसकी मेन होती है यानी कि जो जैसे मान लीजिए ये लायन का फेस है और उसके आसपास यहाँ पे ऐसे बाल जो निकले रहते हैं इसको बोलते हैं मेन. तो ये जो होती है काफी स्पार्स होती हैं एज कम्पेयर टू द अफ्रीकन में ये काफी डेंस होती हैं. जो एशियाटिक जो लायंस होते हैं वो अकेले रहते हैं यानी कि वो अपने फीमेल पार्टनर्स के साथ नहीं रहते हैं, अनलाइक द अफ्रीकन लायंस जो कि अपने फीमेल पार्टनर्स के साथ रहते हैं. एशियाटिक लायंस के शॉर्टर, स्पार्सर एंड डार्कर मेन होते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो बाल ऐसे निकले रहते हैं इसको मेन बोलते हैं. यहाँ पे मैंने लिखा MENE मेन. लेकिन फुलर मेन आपको देखने को मिलेगी किसमें, अफ्रीकन लायन में, कुछ इस तरीके से. क्लियर? सो गुजरात टूरिज्म की पॉलिसी है जो कि 2021-25 में आई थी जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो लायन के प्रोटेक्शन के लिए ही दिया गया है. एशियाटिक लायंस जो है स्मॉलर इन साइज होते हैं एज कम्पेयर टू द अफ्रीकन लायंस. सबसे ज्यादा जो डिस्टिंग्विशन फीचर्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एशियाटिक लायन का, वो होता है उनका लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड ऑफ द स्किन. क्लियर? जो कि रन करता है अलोंग देयर बैली. तो इस तरीके का फोल्ड होता है स्किन का जो कि बैली में यहाँ पर रन करता है. लेकिन ये चीज जो है अफ्रीकन लायंस में क्या होती है, एब्सेंट होती है. प्रोजेक्ट लायन जो है गुजरात गवर्नमेंट के जो इको डेवलपमेंट एंड लैंडस्केप इकोलॉजी का प्रोजेक्ट है उसके साथ उसको इंटीग्रेट किया गया है ताकि गुजरात के जो गिर टेराइन है which is the sole remaining habitat for Asiatic lions. लाइक कि इंडिया में, इनफैक्ट एशिया में अगर एशियाटिक लायंस कहीं मिलते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात के गिर नेशनल पार्क में मिलते हैं. इसी वजह से जो पॉपुलेशन को क्या है, एक एक्सटिंक्शन का थ्रेट है. यानी कि अगर पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट करेगी वहां से तो पूरे के पूरे एशियाटिक लायंस जो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. इस वजह से वहां पर गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट बाकी सारे स्टेट होल्डर्स के साथ मिलके, जैसे कि सेंट्रल जू अथॉरिटी के साथ मिलके ये प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट कर रही है. तो एशियाटिक लायन कंजर्वेशन का जो प्रोजेक्ट है उसकी ग्रांट क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. यानी कि कुछ ग्रांट सेंटर देती है, कुछ ग्रांट स्टेट से आती है. क्लियर? तो 3 सालों के लिए एक ग्रांट जो है दी गई है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट विच हैज हेल्प द गुजरात गवर्नमेंट कंजर्व वाइल्ड लाइफ, पर्टिकुलरली द एशियाटिक लायंस. Now let us talk about the integrated development of wildlife habitat scheme. 2008-9 में इस स्कीम को जो है चलाया गया था. एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है
जो कि प्रोटेक्ट करती है कुछ प्लेसेस को, जिसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स आते हैं, एंड ऑल्सो द टाइगर रिजर्व्स। सो वाइल्ड लाइफ विच आर आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड हैबिटेट के रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के लिए भी इस स्कीम के अंदर वर्क किया जाता है। Now let us talk about the green methanol. So methanol क्या है? Basically CH3OH, ये इसका क्या है? केमिकल फॉर्मूला है। So जो NTPC है उसने टेक्नीमोंट जो इटली की एक कंपनी है उसके साथ मिलकर के एक नॉन बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इंक किया है, यानी कि साइन किया है, ताकि ग्रीन मिथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है स्टार्ट किया जा सके। बेसिकली जो ग्रीन मिथेनॉल है उसको सस्टेनेबली प्रोड्यूस किया जा सके, ताकि कोई भी हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स जो है एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज ना हो। तो वन ऑफ द सब टाइप्स जो है इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीन हाइड्रोजन। सो हमारा जो मिशन ग्रीन हाइड्रोजन है उसी से रिलेटेड है हमारा ग्रीन व्हाट मीथेनॉल, उसी से रिलेटेड है हमारा ग्रीन मीथेनॉल। बेसिकली एक केमिकल कंपाउंड है जिसमें सबसे कम कार्बन मॉलिक्यूल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। एक लिक्विड फ्यूल होता है ताकि जिसको हम मरीन ट्रांसपोर्ट में यूज कर सकें और बाकी के सारे जो चैलेंजिंग सेक्टर्स हैं उनका डीकार्बोनाइजेशन क्या है स्टार्ट कर सके। तो अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन ब्लू सॉरी यहाँ पर क्या है ये हाइड्रोजन लिखा हुआ है, तो बेसिकली जो ग्रीन मिथेनॉल क्या है वो ग्रीन हाइड्रोजन से आएगी जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से बनाई जाएगी। तो इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें वाटर को क्या है ब्रेक किया जाता है यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी रिन्यूएबल एनर्जी से। तो उसी को यूज करते हुए क्या बनाया जाएगा? ग्रीन हाइड्रोजन, और फिर उसी को यूज करके क्या बनाया जाएगा? ग्रीन मिथेनॉल। क्लियर? सो जो मिथेनॉल फॉसिल फ्यूल से मिलकर के बन रहा है उसको ग्रे मिथेनॉल बोलेंगे। जो मिथेनॉल जो है फॉसिल फ्यूल से ना बन करके रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया जा रहा है उसको बोलते हैं ग्रीन मिथेनॉल। तो बस इतना ही डिफरेंस है और ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर हमारी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की जो लेक्चर सीरीज का जो रिवीजन है वो खत्म होता है, और उसके बाद जो है हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिवीजन सीरीज में जाएंगे, और वहाँ पर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पिछले 6 मंथ्स में जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं उन सभी को जो है हम डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर इन दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग परफेक्शन आईज। हैव अ नाइस डे।